हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जो भी टॉपिक में बताया गया था, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे, उनकी लाइफ कैसी रही, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी, एवरीथिंग, उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी। सारी चीज़ें इसमें कवर करी जाएंगी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। कब? 23 जैन को। और 23 जैन को ही पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। और पराक्रम का मतलब होता है करेज। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज बेस्ट एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट द करेज। एक तो ये बात थी। दूसरी बात क्या थी? 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इनका एक होलोग्राफिक स्टैचू अनवील किया गया ऑन 23 जैन। इंडिया गेट में ये किया गया था। बट अब देखें तो वहाँ पे एक स्टैचू है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, 28 फीट हाई और 8 फीट वाइड, ये वाला। ठीक है, ये ग्रेनाइट का है। और ये जो फर्स्ट इमेज लगाई है, दैट इज द होलोग्राफ। होलोग्राफ में क्या होता है, आपको ना स्टैचू दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, एक्यूरेट स्टैचू दिखेगा, पर वो लाइट होगी सिर्फ। वहाँ पे स्टैचू नहीं है, वो खाली है। वहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से स्टैचू लगेगा। सो दैट इज अ होलोग्राफिक। और साथ ही हमने 75 ईयर्स अपने डेमोक्रेसी, या वी कैन से 75 ईयर्स हमने इंडिपेंडेंस के कवर कर लिए हैं। और हमारा टारगेट है कि जब 100 साल हमें हो जाए, दैट इज़ 2047, तो हमारा इंडिया जो है वो न्यू इंडिया हो, वो ना हो जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हैं। और हमारी ट्राई है कि 2030 तक हम उनको अकम्प्लिश करें। ठीक है, सो इट्स बेस्ट थिंग। बट स्टिल कभी कभी हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो नेगेटिव थिंग्स आ जाती हैं, बट स्टिल पॉजिटिविटी इज द बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। साइड में आपको एक ब्लॉग देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब दिया जाता है? 23 जैन। अब आपदा है, आपदा मतलब डिजास्टर। तो जब भी कोई डिजास्टर हो जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, ठीक है, या कोई फिर अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, कोई भी बड़ा से बड़ा डिजास्टर हो जाता है, उनको जो लोग इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, मतलब जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, हर साल होता है। और इसमें ना 2 प्राइजेज हैं बेसिकली। एक है ₹51 लाख का और एक है ₹5 लाख का। अगर इंस्टीट्यूशन में डिजास्टर मैनेजमेंट करी गई तो 51 लाख मिलते हैं। और अगर इंडिविजुअल था, कोई किसी अकेले बंदे ने कोई ऐसा ब्रिलियंट काम कर दिया, तो उनको 5 लाख दिया जाता है। डन। और प्लस एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है। ऑलराइट, अगर 2022 की बात करें तो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को सिलेक्ट करा गया था। इंस्टीट्यूशन है तो मतलब कितना प्राइस मिलेगा? 51 लाख का। और साथ में एक प्रोफेसर हैं, विनोद शर्मा। तो विनोद शर्मा भी सेलेक्ट हुए हैं एज एन इंडिविजुअल, और इनको कितना मिला? ₹5 लाख प्लस सर्टिफिकेट। ट्राई रहती है कि हर साल 3 अवार्ड दिए जाएं। ठीक है, इस बार 2 अवार्ड सेलेक्ट हुए हैं फॉर 2022, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड विनोद शर्मा हु इज प्रोफेसर। इनकी अर्ली लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाऊंगी। अगर आपको बनानी हो तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट, क्योंकि ये फ्लो चार्ट में है, डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो 23 जैन 1897 को बर्थ होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। कहाँ पे होता है? कटक। कटक इज इन उड़ीसा। इनके फादर का नाम था जानकी नाथ बोस, जो कि लॉयर थे बाय प्रोफेशन। एंड इनकी जो मदर थी, प्रभावती देवी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से। एंड 1919 का आपको इंसिडेंट याद होगा, जिसको बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेक्रे। क्या हुआ था इस दिन? अमृतसर में हुआ था ये। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, माइकल ओडायर, उन्होंने ओपन फायर कर दी थी पीसफुल क्राउड के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। और इवन इतनी सारे लोगों को इन्होंने मार दिया, उसके बाद भी इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया था। ठीक है, दैट इज द स्टोरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। अब तुम आ जाओ वापस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे। 1920 में ये कर लेते हैं क्वालिफाई एक एग्जाम्स, इंडियन सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको कर लेते हैं क्वालिफाई। 1920 की बात है ये। जिस दिन ये क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, इनके फादर ने इनको एक गोल्ड वॉच भी गिफ्ट करी थी उस दिन। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब क्या होता है, 1920 के बाद 1921 में ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्यों छोड़ा? बिकॉज ऑफ दिस मैसेक्रे। 1919 का ये जो मैसेक्रे हुआ था, इसकी वजह से इनका हृदय परिवर्तन ही हो गया। जैसे ये इनके दिमाग में आया, इन्होंने जॉब छोड़ दी। और 1921 में जैसे ही जॉब छोड़ी तो ये वापस आ गए इंडिया।
और इंडिया में किससे मिलते हैं? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को जैसे ही मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। डन। और उसके बाद महात्मा गांधी इनको मिलवाते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास, इनको CR दास भी बोला जाता है। ठीक है, इनसे मिलवाते हैं तो नेताजी इनके साथ ही काम करना शुरू करते हैं और पॉलिटिकल गुरु भी इनको ही मानने लग जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो नेताजी जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं तो इनके कुछ गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैश हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आने लगती है। मतलब नेताजी का व्यू अगर इस डायरेक्शन में है तो गांधी जी का व्यू इस डायरेक्शन में आएगा। ऑल्दो दोनों का अल्टीमेट क्या है? इंडिपेंडेंस, अपना इंडिया। 1928 में क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू कमेटी बैठती है। मोतीलाल नेहरू कमेटी जैसे ही बैठती है तो वहाँ पे डिसाइड करा जाता है कि हम ब्रिटिशर्स से क्या मांगेंगे? डोमिनेशन स्टेटस। डोमिनेशन स्टेटस कह लो, डोमिनियन स्टेटस कह लो। इसमें क्या होता है कि हमें पूरा फ्रीडम तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी ब्रिटिशर्स के ही अंडर रहेंगी, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया एंड फॉरेन अफेयर्स हो गए। तो ये अभी भी किसके अंडर रहेंगे? ब्रिटिशर्स के अंडर रहेंगे। ठीक है, जैसे ही मोतीलाल नेहरू कमेटी बैठती है तो इसके अगेंस्ट चले जाते हैं दो लोग। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये कहते हैं कि हमें कोई डोमिनेशन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डन। तो यहाँ से ही क्या होता है, 1928 से ही सुभाष चंद्र बोस जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं, बट उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। डन। अब 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट साइन हो जाता है, बट उससे पहले क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी इट वाज अ प्रोटेस्ट। ठीक है, क्यों था प्रोटेस्ट? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट पे भी अपनी मोनोपोली बना दी थी। ठीक है, कि सॉल्ट अगर आपको बनाना है तो उसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ऑल्दो हमें पता है इंडिया के हर घर में सॉल्ट यूज होता है, बिना सॉल्ट के तो सब्जी नहीं बनती। ओके, तो इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो बाद में वायलेंस होता है, जो भी होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इसी के बाद होता है गांधी इरविन पैक्ट साइन, जिसमें क्या बोला जाता है कि जितने भी लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वायलेंट नहीं थे उनको क्या किया जाए? उनको रिलीज कर दिया जाए, उनको जेल से छोड़ दिया जाए। तो उसी के तहत भगत सिंह जी और उनके जो एसोसिएट्स थे उनको क्या दे दी जाती है? फांसी। ठीक है, तो ये इस चीज के अगेंस्ट भी थोड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस चीज से भी नाराज थे। देन कम टू द 1938। 1938 में आपका हरिपुरा कांग्रेस सेशन हो जाता है और जैसे ही हरिपुरा कांग्रेस सेशन आता है तो उसमें ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी तो इनडायरेक्टली इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और इकोनॉमी को फर्दर और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन ये हो गया हरिपुरा सेशन और 1938 का। फिर उसके बाद ये री इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट फॉर त्रिपुरी कांग्रेस सेशन। त्रिपुरी कांग्रेस सेशन के लिए भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही इलेक्ट होके आते हैं। इन्होंने डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को डिफीट करा था। आपने जेवीपी कमेटी पढ़ी होगी ड्यूरिंग योर पॉलिटी वाला लेक्चर, तो वही पट्टाभी सीतारमैया है ये, जो कि जिनको किसका सपोर्ट था? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी एज वेल एज महात्मा गांधी, तो दोनों का ही सपोर्ट था पट्टाभी सीतारमैया को। अब वर्ल्ड वॉर 2 जो था दैट वाज ऑन बैकड्रॉप। जैसे ही बैकड्रॉप पे आता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स को अब सिर्फ 6 महीने का टाइम देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया से निकलो या तो फिर रिवोल्ट फेस करो, या तो हमारे साथ उनको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है लड़ाई की। तो महात्मा गांधी जी तो वैसे ही लड़ाई के अगेंस्ट थे, तो इस वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज में और ज्यादा क्लैश आ जाता है। ऑल्दो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी थे उनके बीच में जो रेफरेंस थी, जो रिस्पेक्ट थी, दैट वाज स्टिल सेम, बट यस पॉइंट ऑफ व्यू के क्लैश की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को लीव कर देते हैं, अपनी प्रेसिडेंटशिप को छोड़ देते हैं। जैसे ही अपनी प्रेसिडेंटशिप को छोड़ते हैं तो एक मेन इनकी लाइफ का इंसिडेंस शुरू हो जाता है जो कि था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था दैट वाज द ग्रुप मेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये क्या करते हैं, 1941 में अपने घर कैलकाटा से गायब हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कैलकाटा टू जर्मनी।
जर्मनी गए ये वाया द रूट ऑफ अफगानिस्तान। इनका मानना था कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ, उन्होंने सोचा मैं ना जर्मनी और जापान की हेल्प लूंगा इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। जैसे ये जर्मनी पहुंचते हैं इन 1942 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट कर दिया और उसमें एस्टेब्लिश कर दिया फ्री इंडिया सेंटर। ये जो फ्री इंडिया सेंटर था दैट वाज मेनली द प्रिकर्सर ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के लिए एक तरह से प्रिकर्सर बन के उभरा। अब ये सिंगापुर में क्या करते हैं, एक इंडियन गवर्नमेंट बनाते हैं इन एग्जाइल, ठीक है, मतलब वनवास में है, क्योंकि क्या थी अभी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जिसका नाम रखा है इन्होंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट का आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, बट इनकी अपनी करेंसी थी, अपना सिविल कोड था, अपनी आर्मी थी एंड नेशनल एंथम भी था। अब हेड हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो थी दैट वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और बीइंग अ हेड ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही सेड दैट आई एम डिक्लेयरिंग वॉर ऑन ब्रिटेन, क्योंकि मुझे अब लिबरेट करना है इंडिया को। तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, और जैसे ही वॉर डिक्लेयर करी उन्होंने अपना नारा लगाना शुरू करा, दैट इज चलो दिल्ली। चलो दिल्ली का नारा लगाते लगाते वो जीत जाते हैं इन मोइरांग ऑफ मणिपुर। मणिपुर का एक एरिया है मोइरांग, वहाँ पे ये जीत जाते हैं। और जैसे ही जीते हैं यहाँ से ब्रिटिशर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो भी शेक हो जाता है कि ये अब वायलेंट हो चुके हैं। ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि इन्होंने अगर फर्दर एक्सपैंड करा तो ये जीतते ही जाएंगे। फिर उसके बाद ये रंगून को जीत लेते हैं, रंगून के बाद इम्फाल को जीत लेते हैं, इम्फाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ये रिनेम कर देते हैं। जो अंडमान वाला पोर्शन था उसको रिनेम करके रख दिया जाता है शहीद, और निकोबार आइलैंड को बोल दिया जाता है स्वराज, ठीक है। उसके बाद 2018 में आपने न्यूज़ अगर देखी हो तो 2018 में कुछ आइलैंड्स हैं ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन कौन से, जैसे रॉस आइलैंड है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगी, एक है नील आइलैंड और तीसरा है हैवलॉक आइलैंड। जो रॉस आइलैंड है, नील आइलैंड है एंड हैवलॉक आइलैंड है, इन तीनों के नाम चेंज कर दिए गए। जो रॉस आइलैंड है इसका नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ओके। और जो नील आइलैंड है, नील आइलैंड का नाम रख दिया गया शहीद द्वीप। एंड फाइनली हैवलॉक आइलैंड का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और जापान की हो जाती है डिफीट, दोनों हार जाते हैं। और इस वजह से क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनको वापस हटना पड़ता है, ठीक है। वो फर्दर आगे नहीं जा सकते थे, बिकॉज एट द एंड किसने हेल्प के लिए आना था, जर्मनी और जापान ने, बट वो हार जाते हैं। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी वो पीछे रिट्रीट हो जाती है, बैक हो जाती है। उसके बाद ऑन अगस्त 18 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो जाती है इन एयर क्रैश, जब वो ताइपी के ऊपर से जा रहे थे, ठीक है, ताइपी इन ताइवान। तो उस टाइम उनकी डेथ हो जाती है। स्टिल इनकी डेथ जो है वो कंट्रोवर्सी रहती है, क्यों हुई, उसी टाइम क्यों हुई। सो लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर, बट कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना है। सो दिस इज हाउ ही डाइड। अब इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं, जैसे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन थे इनके, वीमेन अपलिफ्टमेंट में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, देन सेक्युलरिज्म में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे। तो क्या क्या थे वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो 1921 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिट करा, दैट वाज फॉरवर्ड, नाम था फॉरवर्ड। बाद में इन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसका नाम था स्वराज। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। इसमें इन्होंने पूरी कंट्री की इंडिपेंडेंस लिखी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसी रही बिटवीन 1920 टू 1934। वीमेन अपलिफ्टमेंट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी, क्योंकि ये जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते थे, तो ही वर्क अ लॉट फॉर द जेंडर इक्वालिटी। इन्होंने एक रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई थी अपनी इंडियन नेशनल आर्मी में इन 1943, ठीक है, विमेन की थी वो स्पेशली। तो यहाँ से पता लगता है कि ही वॉज नॉट जेंडर बाइस्ड। फिर आता है प्रोमोटेड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है, वी डोंट थिंक कि ये वाला रिलीजन अच्छा है, ये वाला बुरा है, या फिर वी डोंट इंटरफेयर इन रिलीजन। तो ये कैसे पता चलता है कि इन्होंने सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया, क्योंकि एक तो इन्होंने कॉमन वर्शिप इंट्रोड्यूस करी, और दूसरी बात जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते थे ये सारे सेलिब्रेट किया करते थे।
और बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी जो हाई पोजीशन पे लाई गई ड्यूरिंग दियर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड आज़ाद हिंद फौज। कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन गांधी जी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज थी दोनों, मॉरल एंड एथिकल स्टेचर दोनों में ही वेल बैलेंस था। दूसरी बात देखें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत क्लैशेस थे, बट जब बात आती है एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए तो दैट वाज म्यूचुअल। पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश भी कर जाते थे बट स्टिल रिस्पेक्ट रिमेन्ड सेम। तीसरी बात, जो बोस थे वो गांधी जी को कहते हैं ही इज फादर ऑफ नेशन, ठीक है, और एडमिट करते हैं कि जो गांधी जी हैं ही इज सच अ लीडर जो कि अनडिस्प्यूटेबल है, अनराइवल्ड है फॉर द अनराइवल्ड लीडर ऑफ मासेस। गांधी जी कहते हैं बोस को ही इज पेट्रियट अमंग पेट्रियट्स। सारे देशभक्तों को जोड़ लेना, उनमें से एक देशभक्त निकल के आते हैं जो कि हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अपनी बुक हरिजन में लिखते हैं कि जो नेताजी हैं ही वॉज लाइक अ सन टू मी, मेरे लड़के की तरह हैं। सिमिलैरिटीज देखें अगर बोस एंड गांधी जी के बीच में, इंटरनेशनलिस्ट थे दोनों, ह्यूमैनिस्ट थे, और सेक्युलर अप्रोच थी दोनों की ही, एंटी रेशियल थे। उसके बाद सोशलिज्म दोनों की बातों में आता है। सोशलिज्म मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी शुड बी सुप्रीम, और दोनों ही अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम करते हैं और जेंडर इक्वालिटी पे काम करते हैं, विमेन की एम्पावरमेंट में काम करते हैं। इसके बाद अगर डिफरेंसेस देखें गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तो गांधी जी जो थे उनका मानना था कि लाइक गोखले और टैगोर, ठीक है, गोखले और टैगोर की तरह उनका भी मानना था कि डिस्कशन से और बात करने से जितनी चीज़ें सुलझाई जा सके उतने में करो, मतलब सॉफ्ट स्केल पे। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन रिवोल्ट एंड जापानीज एम्पायर का राइज, और ये बिलीव करते थे इन द ट्रेडिशन ऑफ तिलक एंड औरबिंदो घोष, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट में। फिर गांधी जी की बात करें तो ही वॉज ओपोजिंग द नाजी रिजीम, जबकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो जर्मन और जापान खुद गए थे इन ऑर्डर टू टेक हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, सत्याग्रह भी इन्होंने चलाया था, मींस ट्रूथ फोर्स, और 3 एलिमेंट्स पे ये काम करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड कैंपेन्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एविल्स। सेल्फ इंप्रूवमेंट में मतलब कि ऐसे एफर्ट बनाओ कि आप एक बेटर पर्सन बन सको, और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में मतलब एक तरह से सोशल ऑर्डर मेंटेन करो, और तीसरी बात कैंपेन्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एविल्स, मतलब जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन थी या फिर विमेन की एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, तो दैट शुड बी स्टॉप्ड। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र की बात करें तो उनका मानना था कि ठीक है नॉन वायलेंस इज वेरी गुड, पर उसे जो आउटकम चाहिए वो नहीं दी जा सकती, ये भी नेताजी का मानना था कहीं ना कहीं। तो उनका मानना था कि जब सर से ऊपर पानी चढ़ जाए तो फिर आपको आर्म्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, वेपन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सो इस तरह से कुछ ना कुछ क्लैशेस होते रहते थे गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बट अगर इंडिविजुअली देखें तो बोथ वर द ग्रेट पर्सनालिटीज़, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते ये अच्छा था वो बुरा था, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और कंट्रोवर्शियल थिंग्स, हमें जो टीचिंग्स उनसे मिली हैं वो टीचिंग सीख रहे हैं हम या नहीं सीख रहे हैं, तो दैट डू मैटर, नॉट दैट कि कौन कैसा था, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट योर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। न्यूज इन शॉर्ट का वीडियो अब नेक्स्ट आ जाएगा, उसमें या तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे या फिर हाफ हाफ में 2 वीडियोस में उसमें बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जनवरी 2022 का कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।